Hello, my dear students. So, today we are going to start a geography chapter which is related to resources and development. So, let's begin. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपको ध्यान रखना है कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है, इट कैन बी नेचुरल एंड इट कैन बी मैन मेड रिसोर्सेज। तो इसे हम रिसोर्सेज बोलेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल एंड फिजिबल होता है, क्योंकि इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम जो भी अपने एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट में हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ही रिसोर्सेज बोला जा रहा है। नेक्स्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन पे देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। बायोटिक आपको ध्यान रखना है विच इज लिविंग थिंग्स, जिसमें एक तरीके से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, तो उसे बायोटिक रिसोर्सेज बोला जा रहा है। बायोटिक रिसोर्सेज में जैसे ह्यूमन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी। सेकंड, अबायोटिक में आपको ध्यान रखना है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे टेबल हो गया, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, तो ये सारी चीजें अबायोटिक एंड रिसोर्सेज में आ रही हैं। नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट कैन बी रीयूज, जिसे हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, जिसमें जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोगैस, सो दीज आर इंक्लूड इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको ध्यान रखना है कि नॉन रिन्यूएबल में इट कैन नॉट बी रिन्यूएबल, इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम खत्म हो जाती हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, ये ऐसी चीजें हैं जिनको बनने में काफी बिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देयर आर फोर टाइप्स। इसमें आएगा इंडिविजुअल, सेकंड आएगा कम्युनिटी, थर्ड आएगा नेशनल एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल। इंडिविजुअल में आपको ध्यान रखना है एक ऐसा रिसोर्सेज होता है, जैसे मान लीजिए पार्क है, तो यहाँ पे पार्क जो है इसको हर कोई ही यूज कर रहा है, ये कम्युनिटी में आएगा, इंडिविजुअल में नहीं आएगा, जो आपको ध्यान रखना है। इंडिविजुअल का मतलब होता है जिसमें कोई एक पर्सन ओन कर रहा है, कोई पर्सन एक पर्टिकुलरली चीज को ओन कर रहा है, जैसे जो भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक एक पर्सन होगा, तो उस रिसोर्सेस को इंडिविजुअल रिसोर्सेस बोला जाएगा। लेकिन जब मैं एक पार्क की बात करूंगी या किसी और ऐसी चीज की बात करेंगे जिसको हर एक पर्सन यूज कर रहा है, हर एक कम्युनिटी का मेंबर यूज कर रहा है, सो दीज रिसोर्सेज आर इंक्लूडिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट नेशनल रिसोर्सेज में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर पाया जाता है, जितना भी रिसोर्सेज, उसे नेशनल रिसोर्सेज बोला जाएगा। यानी इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, इट कैन बी लैंड वाले रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और वो वाटर वाले रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, तो उसे हम नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए झारखंड में कोई कोल पाया जा रहा है, उड़ीसा के अंदर आयरन पाया जा रहा है, तो उसे नेशनल रिसोर्सेज बोला जाएगा, बिकॉज झारखंड इज आर स्टेट, तो इसे हम अपने में इंक्लूड करेंगे। फोर्थ वन इज इंटरनेशनल में आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल आउट ऑफ द कंट्री, जितने भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री के बाउंड्री के बाहर पाए जाएंगे, उसे इंटरनेशनल बोला जाएगा। जैसे इट कैन बी, मान लीजिए कि चाइना में कोई रिसोर्सेज है, तो वो इंटरनेशनल हो गया, हमारी कंट्री के बाहर है, तो हमें उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी यूज करने के लिए उसको, या कहीं और पाया जा रहा है, तो वो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी बाउंड्री के बाहर पाए जाएंगे, तो उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जाएगा। वाला आ जाएगा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग फर्दर फोर टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट आएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन वी आर नॉट कैपेबल टू यूज इट, हम इसको यूज करने के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे हमारे पास या तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, लैक ऑफ बेस्ट इंजीनियर्स हो सकते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से हम इस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं, तो इससे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं।
इफ़ आई टॉक अबाउट डेवलप्ड रिसोर्सेज में आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स भी हैं, हमारे पास अच्छा बजट भी है और हमारे पास अच्छा कैपिटल भी है। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसे डेवलप रिसोर्सेज में माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक आपको ध्यान रखना है सेम कि हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं रखी हुई, लेकिन हम थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे पास अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम इसे उस टाइम यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम उसे स्टॉक करके रख देते हैं फॉर फ्यूचर टाइम के लिए। ठीक है? कि कभी अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे अगर कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, तो हम उस टाइम पे उसको यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा रिज़र्व। रिज़र्व में आपको ध्यान रखना है, इसमें हमारे पास रिसोर्सेज़ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें ये सोच के चल रहे हैं कि अभी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम इसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे और थोड़ा हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचा के रखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आप इसको बोल सकते हैं, तो इसे रिज़र्व बोला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारे रिसोर्सेज़ हैं, बट हम इसे अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें फ्यूचर के लिए बचाना चाहते हैं। ठीक है? तो हमने ये 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं और इसको कंप्लीट भी कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रख रहे हैं, तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी जितनी भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ये उनके साथ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उन सब चीज़ों के साथ, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम खुद के नीड्स को फुलफिल करने के साथ-साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बचा के रखें। सो दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी बढ़ा के बताने के लिए 2 काम किए गए हैं। फर्स्ट है रियो डी जेनेरियो समिट, यू कैन सी ऑल्सो अर्थ समिट। ठीक है? सेकंड चीज़ आ जाएगी एजेंडा 21, तो वो था वेरी डिफरेंट। तो ये तुम्हें आपको ध्यान रखना है कि रियो डी जेनेरियो में आपको ध्यान रखना है कि इसका एक और नाम है, अर्थ समिट इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अर्थ समिट से भी आ सकता है, आपसे रियो डी जेनेरियो भी पूछ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये अर्थ समिट जो है 1992 में हुई है, ब्राज़ील के अंदर हुई है। ब्राज़ील कहाँ आता है? साउथ अमेरिका में आता है, जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये बेसिकली जो समिट हुई है, ये हुई क्यों है? इसका मेन मोटिव ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें बढ़ावा देना है। ठीक है? इसमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ये बात कही कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान देना है और इसको बढ़ावा देने के लिए काम करना है। जैसे हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ जाए। ठीक है? सेकंड चीज़ आ जाएगी एजेंडा 21। ये भी सेम टाइम पे हुआ है 1992। ये भी सेम प्लेस पे हुआ है ब्राज़ील के अंदर जो साउथ अमेरिका में है, लेकिन इसका मोटिव थोड़ा-सा अलग है। इसमें हम पॉवर्टी, हंगर और डिसीज़ को कम करने की बात करते हैं। जो आपको एमसीक्यू में ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंस आता है कि पॉवर्टी और हंगर की बात कहाँ की गई है? ये एजेंडा 21 में की गई है, ना कि रियो डी जेनेरियो समिट में की गई है। ठीक है? तो बोथ आर डिफरेंट। सो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक आएगा रियो डी जेनेरियो जिसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं और एक आएगा एजेंडा 21। ठीक है? सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक